नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ, सुखी और कुशल मंगल होंगे। ये मेरा वीडियो जो सीरीज़ है ये असल में एक ऐसे देश के ऊपर है जिसका अगला दशक, यहाँ तक कि अगले 2 दशक बहुत ही ख़राब जाने वाले हैं। और ये वीडियो सीरीज़ है, असल में ये 2 पार्ट्स में बटेगी। जैसा कि आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं कि मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। ये देश है, जी हाँ, दुनिया की एक बहुत बड़ी और ताकतवर इकोनॉमी जिसका नाम है जर्मनी। आपने देख ही लिया होगा, अखबारों में हर जगह आ रहा है, जर्मनी वॉज द वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी फॉर द लास्ट ईयर। जर्मनी 6 महीने से जर्मन इंडस्ट्री छोटी होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है। उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आउटपुट अब असल में ऑलमोस्ट 1%, 0.7% लास्ट 3 महीने के अंदर ही डिक्लाइन हुआ है और काफ़ी हद तक इसका जर्मन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट भी पड़ेगा। अब सबको पता ही है कि जर्मन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ओलाफ शोल्स ने अलग अलग स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी हैं। असल में सारा खेल कुर्सी का है और ओलाफ शोल्स जी ने कह दिया है कि उनके हिसाब से जर्मन इकोनॉमी में कोई रिसेशन नहीं आएगा। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि आप समझ ही सकते होंगे कि जर्मन इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो 6 महीने से 100% अगर इंडस्ट्रियल आउटपुट गिना जाता है तो उससे कम है और बहुत लंबे वक्त से कम है। इसका बड़ा ही सीधा, अगर आपको एग्जाम्पल समझना पड़े तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको रीज़न समझना पड़े आप ऐसे समझ सकते हैं कि जर्मनी में मुश्किल ये है कि जर्मनी में $20 बिलियन की रशियन गैस को यूज़ करके $2 ट्रिलियन का इकोनॉमिक आउटपुट जनरेट किया जाता है। आप सोच के शायद हैरान हो गए होंगे कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, पर ये सच है। असल में $20 बिलियन की रशियन गैस जो यूज़ करते हैं उससे हैवी मेटल इंजीनियरिंग, हाई प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी किस्म की इंडस्ट्रीज़ का इनपुट की तरह, ये ऐसी टाइप की इंडस्ट्रीज उन्हें इनपुट की तरह यूज़ करती हैं और उसके बाद वो गाड़ियाँ बनाती हैं, उसके बाद वो बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज कंस्ट्रक्ट करती हैं। और अब ये पूरी इंडस्ट्री का मुश्किल ये है कि आप जानते ही होंगे कि गेरहार्ड शोडर के टाइम से जर्मनी ने कैसे धीरे धीरे करके अपने आप को एक किस्म से रशियन एनर्जी का कंज्यूमर बना दिया था। उन्होंने इनफैक्ट, ये अजीब बात है, उन्होंने अमेरिका और नेटो के आशीर्वाद से ही ये शुरू करा था ताकि यूरोप कोलैप्स ना कर सके और जर्मनी के पास इतनी इकोनॉमिक पावर हो सके कि वो ईयू प्रोजेक्ट को चला सके, नेटो को वहाँ पे सस्टेन कर सके, ईस्टर्न यूरोप देशों को जो रशिया और यूरोप के बीच में है उनको स्ट्रेंथन कर सके पैसा देके, ताकि वो रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पे ना जा सके। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि जर्मन मैन्युफैक्चरिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। और वो जर्मन मैन्युफैक्चरिंग इस बात पे स्ट्रॉन्ग हुई थी कि उनको सस्ती रशियन गैस मिल रही थी। अब वो रशियन गैस बंद हो गई है। आप सभी को पता है पिछले 2 साल से करीब युद्ध चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रशियन गैस जो $20 बिलियन की आती थी वो पाइप गैस बंद हो गई है। अब यूएस से जर्मनी गैस इंपोर्ट करता है और ये गैस 4 से 5 गुना महंगी पड़ती है। इससे क्या हो रहा है कि जो जर्मन इंडस्ट्री है उससे बहुत बड़ा असर पड़ा है। उनका जो मेन इनपुट है एनर्जी, वो इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि वो प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे। तो आपको बहुत ही सीधा सा उदाहरण दे सकता हूँ। अलियंस ट्रेड ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि जर्मनी में और यूरोप में हैवी मैन्युफैक्चरिंग और ये प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी कंपनियां करती हैं, जैसे रेनो है जो गाड़ियाँ बनाती है फ्रांस में, स्कोडा है जो चेक रिपब्लिक में है, ऐसी जर्मनी में आपको पता VW, वॉक्सवैगन ग्रुप की कंपनियां हैं, इनके 1 से 1.5% प्रॉफिट मार्जिन पे असर पड़ा है, जिसकी वजह से इनकी इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही है। आपको लग रहा होगा 1 से 1.5% कुछ नहीं है, जी ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर कोई ग्रुप जिसका करीब $50 बिलियन, $60 बिलियन का टर्नओवर हो तो उनके लिए 1 से 1.5% बहुत बड़ा नंबर होता है। और ये कुल मिला के जर्मन इकोनॉमी में $27 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है नहीं होगा। अब इसकी मुश्किल ये होती है कि ये जो इंडस्ट्रीज होती है, जैसे BASF करके कंपनी है, अगर वो 2021 में इन्वेस्ट करेगी तो धीरे धीरे करके उस इन्वेस्टमेंट का असर उसे 2022, 2023, 2024 में दिखना शुरू होगा। अगर वो 21 में नहीं करेगी तो एक नेगेटिव, तो बेसिकली होगा 2022 में उसका असर नहीं दिखेगा और उस कंपनी का नुकसान होगा, नेगेटिव डी ग्रोथ करेगी, नेगेटिव एरिया में होगी। अब अगर वो 2022 में भी इन्वेस्ट नहीं करेगी तो 2023 में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और 2023 कम हो जाएगा। फिर 2023 में इन्वेस्ट नहीं करेगी तो 24 में कम हो जाएगा। मतलब एक नेगेटिव फीडबैक लूप है। अभी जो नेगेटिव फीडबैक लूप है ये असल में 1 या 2 साल के लिए नहीं, ये पूरे के पूरे दशकों तक चलेगा। और इसका रीजन बड़ा सिंपल ये है कि अगर आप जर्मनी का
एनर्जी मिक्स देखें तो मुश्किल ये है कि जर्मनी का टारगेट ये है कि साल 2030 तक वो 80% अपनी सारी एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाएंगे। पर मुश्किल ये हम अभी 2024 में, अभी भी 6 साल पड़े हुए हैं और वो अपने टारगेट से बहुत दूर है। असल मुश्किल ये हुई है कि जर्मनी ने साल 2023 में जाके अपने सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बंद कर दिया है, तो वो एनर्जी अब कोयले से बना रहे हैं जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत खराब है। और आप सभी को पता है कि ग्लोबल एमिशन नॉर्म्स तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, यूरोप पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अब जर्मनी के पास क्या चॉइस है, क्या वो इन इंडस्ट्रीज को बंद कर दें, क्योंकि उसके लिए कोयले की फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ेगी और फिर कोयले से आप एनर्जी यूज़ करके इंडस्ट्रीज को चलाओगे तो आप इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करोगे। तो अब इनके पास ना एक बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन आ गई है और इस सिचुएशन को कोई बहुत आराम से जवाब नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं दावे से कह सकता हूँ कि पहली बात तो जर्मनी ने भी मान लिया है कि रशिया यूक्रेन वॉर बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, और अगर खत्म भी हो जाएगी तो सैंक्शन इतनी जल्दी नहीं हटने वाले। और ऐसी कई चीज़ें जर्मनी और यूएस ने कर दी हैं कि जिसके बाद रशिया और यूरोप का रिलेशन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो जर्मनी ने एक किस्म से अपने आप को खुद ही इस मुश्किल में डाल दिया है, और इस मुश्किल को समझने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि अगर आप जर्मनी में देखें, जर्मनी में इतनी महंगाई हुई है पिछले साल में कि कहते हैं कि जर्मनी में तनख्वाहें जो हैं वो 5.6% उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं। जी हाँ, परंतु जो महंगाई है ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो बहुत ज़्यादा, अनऑफिशियली तो मैं कहता हूँ 3 गुना ज़्यादा है। ऑफिशियली वो कहते हैं कि उनके यहाँ पे महंगाई सिर्फ 6% बढ़ी है, मतलब 0.4% का रियल इनकम का, रियल वेजेस का लॉस हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि शायद ये रियल इनकम या रियल वेजेस का जो लॉस है, ये अगर ऑफिशियल नंबर से देखो तो सिर्फ 0.4 है। मेरे हिसाब से अगर आप 12% भी लगाते हैं तो ये असल में 0.4 की जगह 6.4 मतलब 6.4% का लॉस बनता है। और इसको समझने का सबसे आसान एग्जाम्पल ये है कि जर्मनी में हाउस होल्ड कंजम्पशन, मतलब घर में जो आप रोज़मर्रा की ज़रूरतें की चीज़ें लाते हैं, उसी में 0.8% का ड्रॉप हो गया है। मतलब कोविड के वक्त से ही जर्मनी में कंजम्पशन, कोविड के पहले के वक्त से ही जर्मनी का कंजम्पशन अब 1.5% कम हो गया है। ये बहुत ही आराम से अब समझ आ रहा होगा आपको कि कैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुई, जिसकी वजह से गैस बड़ी महंगी हुई, जिसकी वजह से उस गैस के ऊपर जो सेक्टर डिपेंडेंट था मैन्युफैक्चरिंग, उस पर बहुत असर पड़ा, जिसकी वजह से उस गवर्नमेंट का उस सेक्टर का आउटपुट कम हुआ। ठीक है, अब मैंने आपको ये वाला हिस्सा तो समझा दिया है, पर अब आप ये समझिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर डीग्रोथ कितना हुआ है। कहते हैं पिछले साल जर्मनी में गाड़ियों मैन्युफैक्चरिंग, कार मेकिंग जर्मनी का सबसे बड़ा सेक्टर है, क्योंकि ये सिर्फ गाड़ी नहीं होती, गाड़ी के साथ एंसिलरी इंडस्ट्री भी होती है। तो कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 9% से गिरा है। मैं आपको बड़ा सीधा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए कि वॉक्सवैगन कहीं पे फैक्ट्री लगाता है, तो अगर वॉक्सवैगन फैक्ट्री लगाता है तो ब्रेक्स बनाने के लिए ब्रेम्बो साथ में एक यूनिट लगाएगा। अगर सीट्स बनानी है तो फॉसिया साथ में एक यूनिट बनाएगा उस गाड़ी की सीट्स बनाने के लिए। अगर चाबियां बनानी है उस गाड़ी की तो मिंटा एक यूनिट डालेगा वहाँ पे चाबी बनाने के लिए। और अगर वहाँ पे उस गाड़ी के लिए सीट बेल्ट बनानी है तो ईडैक यूनिट डालेगा सीट्स बनाने के लिए। अगर उसका इंडस्ट्रियल वेस्ट बाहर आएगा तो ब्यूखल करके कंपनी वहाँ पे एक यूनिट डालेगी उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्योर करने के लिए या उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को मैनेज करने के लिए। तो जब आप सोचते हैं 9%, ये सिर्फ 9% गाड़ियों का आउटपुट है। आप ये नहीं सोच रहे कि एंसिलरी और दूसरी इंडस्ट्रीज पे उसका क्या असर पड़ रहा है। और मैं इसका बड़ा सीधा उदाहरण ये समझा सकता हूँ आपको कि BMW मिनी कूपर गाड़ी बनाती है, और BMW ने जो मिनी कूपर जो लॉन्च करी है आप हैरान हो जाएंगे। वो मिनी कूपर असल में जर्मनी की जगह चाइना में अपने पार्टनर ग्रेट वॉल मोटर से बनवा रहे हैं, और उस गाड़ी को वहाँ से बनवा के वो वापस जर्मनी लेकर आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें मिनी कूपर गाड़ी जर्मनी में जो उनकी फैक्ट्रीज है वहाँ पे बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बहुत बड़ी बात यह है कि जो गाड़ी का बनाने का जो प्राइस है वो यूरोप में बहुत महंगा है। तो एवरेज रिटेल प्राइस जो यूरोप में होता है वो $71,000 या €65,000 का पड़ता है, जबकि पूरी गाड़ी बन के चाइना से यूरोप पहुंच जाती है €31,000 के अंदर। मतलब दुगने से भी ज़्यादा का फ़र्क है। तो इससे अब ये हो रहा है कि जर्मन मैन्युफैक्चरिंग जो है
वो एक किस्म से जर्मन गाड़ियाँ जो बनाते हैं, वो लोग कह रहे हैं यार हम जर्मनी में गाड़ी क्यों बनाएं, हम तो गाड़ी चाइना से बना के मंगा लेते हैं क्योंकि वो सस्ती भी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, रशियन गैस की प्रॉब्लम भी नहीं, इंडस्ट्रियल इनपुट की भी प्रॉब्लम नहीं है और वहाँ पे कोई और दूसरा इशू भी नहीं होगा। पर इस टोटल कहानी से जर्मन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जर्मन इकोनॉमी का 26.6% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही कंट्री है मतलब डेवलप्ड वर्ल्ड में जो उनसे ज़्यादा डिपेंडेंट है मैन्युफैक्चरिंग में, वो जापान है, क्योंकि जापान का 29% अभी भी मैन्युफैक्चरिंग से आता है। तो ये जो दो बड़े देश हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और इन पे आने वाले 2 दशक बहुत भारी पड़ने वाले। और मैं इसके आगे एक हिंट भी दूंगा कि क्या होने वाला है। पर इसको आप कंपेयर करें फ्रांस से, फ्रांस में सिर्फ 16.8% डिपेंडेंस है मैन्युफैक्चरिंग में। उसी तरह अगर आप यूएस को देखें तो यूएस का सिर्फ 18.4% ही डिपेंडेंस है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और जर्मन गवर्नमेंट ने खुद ही अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे दिया कि उनको लगता है, पहली बात तो सरकारी नंबरों पर आप बहुत ज़्यादा यकीन नहीं कर सकते, पर उनको लगता है कि Q1 ऑफ 2025 तक ये प्रॉब्लम रहेगी और उसके बाद ये प्रॉब्लम चली जाएगी। पर सबसे कमाल की बात ये है कि प्राइवेट सेक्टर को ये बात नहीं लग रही है, क्योंकि अगर आप जर्मन फैक्ट्री ऑर्डर्स, जो प्री बुकिंग फैक्ट्री ऑर्डर्स देखें जो 2023 के ऑलरेडी 2025 के लिए हैं, क्योंकि हम 24 में बैठे हुए, 2 साल पहले ही जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो बहुत पहले से प्लान कर देता है, वो पिछले 6 महीने से नेगेटिव है। मतलब वो अभी भी सोच रहे हैं कि 2025 तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अब आप ये सोच सकते हैं कि वॉक्सवैगन के सीईओ ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि मेनी जर्मन हेडक्वार्टर्ड बिजनेसेस आर डूइंग वेल ग्लोबली बट दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर ऑपरेशंस इन देयर ओन कंट्री। मतलब जर्मन कंपनी है, वो मलेशिया में यूनिट डाले, वियतनाम में डाले, इंडिया में डाले, थाईलैंड में डाले, चाइना में डाले, वो सब बहुत अच्छे से चल रहे हैं। पर वही जर्मन कंपनी जब जर्मनी में यूनिट डाल रही है तो उस यूनिट को बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। वॉक्सवैगन ने ऑलरेडी $1 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट भी करा है चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जर्मनी में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। बट यही सब होते हुए एक तरफ से जहाँ से प्राइवेट सेक्टर वहाँ की सप्लाई चेन्स चाइना में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, जर्मन गवर्नमेंट ने एक दूसरा पैंतरा को खेला है। The volume of investment guarantees provided by German government to companies investing in China has collapsed this year. मतलब जर्मन कंपनीज तो चाइना में पैसा लगाना चाहती है, पर जर्मन गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम तुम्हें इन्वेस्टमेंट गारंटी नहीं देंगे। इसका मैं सीधा उदाहरण समझाता हूँ। इन्वेस्टमेंट गारंटी होती है कि इंडिया अगर इन्वेस्टमेंट गारंटी देता है तो इंडिया कहता है आप जाके चाइना में फैक्ट्री लगाओ, या आप जाके किसी देश में फैक्ट्री लगाओ, आप जाके पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाओ, और अगर कोई वॉर होगी, कुछ भी होगी, तो जो भी आपका नुकसान होगा उसकी हम भरपाई करेंगे। जर्मन गवर्नमेंट कह रही है कि कल को अगर चाइना ताइवान पे हमला करता है और चाइना पे सैंक्शंस लगते हैं तो हम आपके नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे। जिस तरह रेनॉ को फ्रेंच गवर्नमेंट ने करोड़ों का पैसा वापस करा है जब रेनॉ पर नुकसान हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर में। पर ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट खुद चाहती है कि जर्मन कंपनियां चाइना में इन्वेस्टमेंट ना करें, पर जर्मन गवर्नमेंट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनपुट कॉस्ट एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, उनकी खुद की टैक्स सब्सिडीज कम होती जा रही हैं, तो वो सेक्टर्स को ग्रो भी नहीं करने दे रहे हैं। तो असल में ये एक ऐसी एक डबल एज स्वॉर्ड बन चुकी है। तो अगर आप ध्यान से सोचें इस सिचुएशन में किसका फायदा होगा, आप खुद ही लगा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि साल 2024 का इलेक्शन जीतने के बाद मोदी गवर्नमेंट इज गोइंग टू ये इस सिचुएशन को समझ जाएंगे और एक बहुत मैसिव स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे, जिससे साल 2025 से जो अभी से 1 साल बाद ही है, आप अचानक देखेंगे कि इंडिया में ऐसी कई सारी हाई एंड, हाई प्रिसिशन, हेवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं, जो जापान और जर्मनी से पहले चाइना की तरफ जा रही थी, वियतनाम की तरफ जा रही थी, क्योंकि वियतनाम में एक्चुअली इतना स्केल नहीं है चाइना की तरह, वो इंडिया में आनी शुरू होंगी। ये अगर आप ऐसा समझने की कोशिश करें कि दुनिया में असल में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम चल रहा है, एक गेम ऑफ चेस चल रहा है, जिसमें अलग अलग देश अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। ये ऐसा ज़रूर है कि यूएस का एक हिस्सा डीप स्टेट का नहीं चाहता कि इंडिया ग्रो करे, और इंडिया के खिलाफ वो काफ़ी कुछ करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। पर अगर आप ध्यान से सोचें, ऐसी कई चीज़ें जो उनके कंट्रोल में नहीं है, जो अब धीरे धीरे ऐसी बनती जा रही है, जिसकी वजह से इंडिया और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा जियोपॉलिटिक्स में।
ये मेरी वीडियो जो जर्मन वीडियो सीरीज थी उसका पहला हिस्सा था। मैं एक दूसरी वीडियो सीरीज में जर्मन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, इनके कोलैप्स पे बात करूंगा और फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे अब यूरोप से बहुत सारा पैसा इंडिया की तरफ आने वाला है, क्योंकि शायद इंडिया भी एक सॉवरेन फंड या ऐसे कुछ बनाने का प्लान करे और ये 1-2 साल के अंदर ही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप मेरे एनालिसिस पर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मैं ये सोचता हूँ कि मैं अगले वीडियोज़ में और क्या क्या चेंज कर सकता हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।